हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 20 करेंगे, जो कि क्लास 9th की है और सब्जेक्ट है साइंस। बेटा, ये वर्कशीट 19 अगस्त 2020 की है। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए करते हैं आज की वर्कशीट, जीवन की मौलिक इकाई। तो हम पिछली वर्कशीट में भी जीवन की मौलिक इकाई के बारे में पढ़ चुके हैं। कोशिका के बारे में हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए देखिए आज क्या लिखा है वर्कशीट में। जिज्ञासा दीदी, हमने जाना था कि कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक इकाई होती है। ये हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो जीवन की मूलभूत क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई है उसे हमने क्या कहा था? कोशिका कहा था। शरीर की सबसे छोटी इकाई जो क्या कर रही है? काम भी कर रही है और जिसकी एक फिक्स्ड शेप भी है, उसे हमने क्या कहा है? कोशिका। लेकिन ये जीवन क्रियाएं क्या हैं? एक कोशिका इसे कैसे कर पाती है? हमने ये भी देखा था कि जीवन क्रियाएं करने में कोशिका का महत्वपूर्ण हाथ होता है। तो देखिए ये कैसे करती है। आइए देखने आगे क्या लिखा है। ज्ञान, जैसे कि तुम जानते हो कि किसी भी जीव के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए उसमें कुछ विशेष क्वालिटीज होती है, जैसे कि उसकी वृद्धि होती है, उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन क्या होता है बेटा? अपने शरीर में से जो अनावश्यक पदार्थ है उनको बाहर निकालना, भोजन करना, पोषण करना, सांस लेना, श्वसन लेना, ये सब क्या है? जीवित रहने के लिए एक बहुत जरूरी क्रियाएं हैं। ये सभी आवश्यक क्रियाकलाप जीवन क्रियाएं कहलाते हैं। तो ये सभी क्रियाकलाप जो क्या है? जिंदा रहने के लिए जरूरी है, तो उन सबको हम क्या कहते हैं? जीवन क्रियाएं, जो प्रत्येक कोशिका में पदार्थों के आदान प्रदान से संपन्न होती है। जो क्या होती है? अब कोशिका, इसके अंदर बहुत सारे पदार्थ इसके अंदर एंटर भी करते हैं और इससे बाहर भी निकलते हैं। कोशिका के अंदर क्या होता है? बहुत सारे पदार्थ एंटर भी करते हैं और बाहर भी निकलते हैं। जो हमने खाना खाया है वो कोशिका के अंदर जाएगा, जो इसका अनावश्यक पदार्थ है वो कोशिका से बाहर भी आएगा। तो क्या करें? जो प्रत्येक कोशिका के पदार्थों में आदान प्रदान से संपन्न होता है। क्या होता है? कुछ पदार्थ अंदर जाएंगे, कुछ पदार्थ कोशिका से बाहर भी निकलते हैं। प्रत्येक कोशिका के कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जब हम कोशिका की बात करते हैं तो कोशिका में केंद्रक होता है और केंद्रक के अलावा भी विशेष घटक होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? कोशिकांग। जिन्हें क्या कहा जाता है? कोशिकांग। हर कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है। जितने अलग अलग टाइप के कोशिकांग हैं वो भी क्या करते हैं? एक अलग कार्य करते हैं। उनका कार्य भी फिक्स होता है। प्रत्येक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य होता है। अब देखिए प्रत्येक कोशिका में क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है जो इन विशिष्ट कार्यों में मदद करते हैं। ठीक है, तो देखो एक बार फिर मैं यहाँ समझा देती हूँ। मान लो कि ये कोई कोशिका है, तो इसके बाहर क्या होगा? एक रैप करने के लिए कुछ चाहिए ना किसी भी पदार्थ को, तो सबसे बाहर क्या होगा? एक आवरण होगा जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, आप कुछ भी कह दीजिए। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे एक लिक्विड पदार्थ होता है कोशिका के अंदर जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। और सेंटर में हम कह सकते हैं कि एक मेन पदार्थ होता है। मेन पदार्थ नहीं कहेंगे हम, सेंटर में क्या होता है? केंद्रक होता है जो क्या करता है? पूरी कोशिका पर नियंत्रण करता है। तो सबसे बाहर क्या हो गया? प्लाज्मा झिल्ली। अंदर क्या हो गया? लिक्विड जैसा, जेली जैसा पदार्थ कहते हैं जिसे हम कोशिका द्रव्य। और सेंटर में क्या हो गया? केंद्रक। तो आइए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। दीदी, प्लाज्मा कोशिका झिल्ली क्या है? इसका कोशिका में क्या कार्य होता है? अभी जैसे कि मैंने बेटा आपको बताया कि कोशिका की जैसे क्या होता है, देखो ये कोशिका है, तो अब कोशिका को क्या करना है? यहाँ पे दूसरी कोशिका है, अलग अलग कोशिका की लेयर बनी हुई है। तो एक कोशिका से पदार्थ निकलता है, दूसरी कोशिका में एंटर करता है। तो क्या करती है कोशिका झिल्ली? एक तो सबसे पहले उसको आकार देती है। कोशिका झिल्ली क्या करती है? कोशिका को एक आकार दे देगी, उसकी शेप निर्धारित करती है। उसके अलावा जो भी पदार्थ अंदर या बाहर जाना है उसका सिलेक्शन कौन करता है कि कौन सा पदार्थ अंदर जा सकता है, कौन सा पदार्थ कोशिका के अंदर नहीं जा सकता, तो उसका सिलेक्शन करती है कोशिका झिल्ली। तो आइए पढ़ते हैं हम। देखो क्या लिखा गया है। यह कोशिका का सबसे भारी परत है। सबसे क्या है? जैसे कि ये कोशिका है तो सबसे भारी परत क्या है? कोशिका झिल्ली, जो केवल जरूरी पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने देती है। जो जरूरी होंगे, कोशिका के लिए जरूरी है, उन्हीं को क्या करेगी? अंदर आने देगी। और जो अनावश्यक पदार्थ हैं, जो डाइजेशन के बाद जो बन गया है, अनावश्यक पदार्थ कहेंगे, अतिरिक्त पदार्थ कहेंगे, उन्हें कोशिका से बाहर निकालती है। इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। वर्णात्मक मतलब चयनात्मक, चयन करती है ये। ठीक है, जरूरी पदार्थ जैसे कि CO2, ऑक्सीजन,
पोषक तत्व, जल इत्यादि विसरण और परासरण की प्रक्रिया से कोशिका के अंदर या बाहर एंटर कर जाते हैं। तो जैसे CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये जल हो गया, ये क्या करते हैं, विसरण और परासरण की प्रक्रिया द्वारा क्या करते हैं, विसरण और परासरण की प्रक्रिया द्वारा कोशिका के अंदर या बाहर पदार्थों को भेजते हैं। तो देखो अब क्या होता है, विसरण क्या होता है, पदार्थों की गति ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाती है, तो उसे हम विसरण कहते हैं। देखो अगर कोई अब जैसे कि आपने एक गिलास पानी लिया, जैसे इसको विसरण को आपको समझाने के लिए कहती हूँ, मान लो कि एक गिलास पानी लिया आपने, एकदम पानी क्या है, ट्रांसपेरेंट होता है, उसके अंदर आपने इंक डाल दी, एक बूंद आपने क्या डाल दी, ब्लू कलर की इंक डाल दी, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, पूरा पानी क्या हो जाता है, नीला हो जाएगा। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, विसरण। क्या होगा, जो पानी है वो नीला हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो इंक की बूंद थी, जो इंक की, वो पूरे पानी में फैल जाएगी। समझ में आया, वो क्या होगी, पूरे पानी में फैल जाएगी। तो क्या होगा, ज़्यादा पहले तो कहाँ थी, देखो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि पहले तो सिर्फ गिरी कहाँ थी, यहाँ पे एक ड्रॉप गिरी थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, सांद्रता इंक की ज़्यादा है, तो क्या होगा, सांद्रता ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। पदार्थ की गति क्या करेगी, तो यहाँ पे देखो वाटर के कण यहाँ पे इसके पास जाएंगे, जिससे क्या होगा, पूरा का पूरा ये वाटर क्या हो जाएगा, ब्लूइश शेड में आ जाएगा। तो विसरण क्या है, पदार्थों की गति ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करती है। क्या करती है, जहाँ पे ज़्यादा सांद्रता होती है, जहाँ पे ज़्यादा सांद्रता होती है, वहाँ से कम सांद्रता की ओर गति करती है। इसे हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। तो आइए इसकी कुछ समझते हैं। हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, ये देखिए, कोशिका झिल्ली से जल का विसरण परासरण कहलाता है। अब देखो विसरण क्या हो गया कि ज़्यादा से क्या, ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना, क्या हो गया, विसरण। जब कोशिका झिल्ली के अंदर झिल्ली से जल का परासरण होता है, जल का विसरण होता है। जल क्या करता है, एक कोशिका, मान लो अब जैसे कि ये देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक हम ये लेते हैं, तो थोड़ा समझाने के लिए मैं कर लेती हूँ। मान लो ये कि हमने एक बीकर लिया, उसके अंदर बीच में हमने क्या लगा दी, एक पतली सी झिल्ली लगा दी, ठीक है। अब हमने पानी यहाँ पे एक तरफ डाल दिया, और यहाँ पे अभी ये हम अभी इसको बंद करके रखा है, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे हमने इतना पानी रख दिया, यहाँ पे हमने इतना पानी रख दिया। अब हम इस जो झिल्ली है इसको ओपन कर देते, तो क्या होगा, पानी यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है, कम, तो पानी इस दिशा में आएगा, पानी इस दिशा में आएगा। और एक लेवल जब दोनों बराबर हो जाएंगे, उस समय आके क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा पानी का। तो पानी क्या है, ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन कर रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया। अभी आगे देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। विलयन की सांद्रता का कोशिका पर प्रभाव। अब विलयन, मान लो कि हमने ये कुछ यहाँ पे कोई विलयन ले लिया, कोई भी विलयन, उसमें हमने कोई कोशिका डाली है, तो उस पर क्या प्रभाव होता है, तो वो देखते हैं। सांद्रता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। अब जो विलयन ले रहे हैं हम, वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अल्प परासरण दाबी विलयन। विलयन में कोशिका की अपेक्षा ज़्यादा जल होता है, जिससे कि कोशिका फूलने लगती है। अब जैसे कि देखो मैं बताती हूँ आपको, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमने पानी लिया और हमने इसके अंदर किशमिश डाल दी, ठीक है। अब क्या होगा, कुछ समय बाद किशमिश फूल जाएगी। क्यों, क्योंकि जो कोशिका के अंदर सांद्रता है वो क्या है, कम है, और पानी की सांद्रता क्या है, ज़्यादा है। तो पानी क्या करेगा, कोशिका के अंदर क्या करेगा, एंटर करेगा। जब एंटर करेगा तो कोशिका क्या होगी, फूल जाएगी। तो ऐसे विलयन को जब क्या हो, विलयन में कोशिका की अपेक्षा ज़्यादा जल हो, हमारे यहाँ क्या है, कोशिका जो किशमिश है उसके अंदर कंपैरेटिवली कम जल है, बल्कि बाहर क्या है, ज़्यादा जल है, जिससे क्या होगी, कोशिका फूल जाएगी। इसे अंतःपरासरण भी कहते हैं। अब हम लेते हैं दूसरा, समपरासरण दाबी विलयन। जब कोशिका और विलयन में जल की सांद्रता समान हो। मान लो हमने क्या लिया, हमने यहाँ पे एक ऐसा चीनी का बहुत गाढ़ा घोल ले लिया, चीनी का क्या कर दिया, गाढ़ा घोल ले लिया, जिसमें कि उतना ही पानी हो जितना कि किशमिश के अंदर है। समझ में आ रहे। अब क्या होगा, क्योंकि किशमिश के अंदर भी क्या है, गाढ़ा द्रव है, और नीचे जो हमने लिया है विलयन वो भी क्या है, गाढ़ा द्रव है। तो ना तो पानी अंदर जाएगा, ना ही पानी बाहर जाएगा। तो क्या होगा, कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, समपरासरण दाबी विलयन। उसके बाद थर्ड आता है अति परासरण दाबी विलयन। अब इसमें देखो क्या होगा, अति परासरण दाबी विलयन में कोशिका की अपेक्षा कम जल, जिससे कोशिका सिकुड़ जाएगी। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट में क्या हुई थी, फूल गई थी, दूसरे में कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, और तीसरे में क्या हो गया। अब मान लो हम लेते हैं, हमने क्या किया, एक ऐसा विलयन लिया वो जो बहुत अधिक सांद्र है, जिसमें क्या है, बहुत ज़्यादा सांद्रता है जिसकी। अब वहाँ पे हमने किशमिश डाल दी। मान लो कि चीनी का बहुत ज़्यादा ही गाढ़ा घोल ले लिया, बहुत ज़्यादा ही गाढ़ा घोल ले लिया, और अंगूर रख दिए हमने। अंगूर का एग्जांपल लेते हैं। अंगूर हमने रख दिए, और अंगूर का क्या लिया, अंगूर को हमने किस में रख दिया, बहुत गाढ़े द्रव में। तो क्या होगा, जो अंगूर के अंदर पानी होगा वो बाहर आ जाएगा, और अंगूर क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे।
समझ रहे हैं, अंगूर क्या होंगे, सिकुड़ जाएंगे। तो विलयन को किसी ऐसे, जो कोशिका को किसी ऐसे विलयन में रखना जिसकी सांद्रता क्या हो, और भी कम हो, जिससे कि क्या होगा, कोशिका का जल बाहर निकल जाएगा। अब क्या होगा उसमें, कोशिका का जल बाहर निकल जाएगा, तो कोशिका क्या होगी, सिकुड़ जाएगी। तो देखो विलयन में कोशिका की अपेक्षा कम जल, विलयन जो लिया उसमें क्या है, कम जल है, जिससे कोशिका होगी सिकुड़ जाएगी। इसे बहिःपरासरण कहते हैं। इसी प्रकार पानी में घुलनशील पदार्थ परासरण विधि द्वारा कोशिका में चले जाते हैं। अब परासरण, जो पानी में घुल सकते हैं ना, वो तो परासरण विधि के द्वारा सीधे ही कोशिका के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखो, ये दिखाया भी गया है। ये देखो, ये समपरासरणी विलयन है, यहाँ पे ना तो एंटर कर पाएगा और ना ही निकल पाएगा। इसके अंदर क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है। कोशिका के अंदर क्या कर रहा है, अल्पपरासरणी विलयन के थ्रू कोशिका के अंदर क्या किया, एंटर किया, जिससे कि क्या हो गया, कोशिका फूल गई। अब इसमें से देखो, कोशिका के अंदर से ही पानी बाहर निकल गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, अतिपरासरणी दाब विलयन। अब देखिए, इसी में से हम आगे पढ़ते हैं। ये देखो, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे बेटा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए आगे, पादपों में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। पादपों में देखो, जो पादप सेल्स होती हैं, जो पादप कोशिकाएं होती है, उनमें क्या होता है, हमारे जैसे जंतु कोशिका में तो सिर्फ क्या होती है, ये कोशिका झिल्ली, लेकिन जो पादप कोशिका होती है उनके पास क्या होती है, कोशिका भित्ति, एक और कवरिंग होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की कमी होने से प्लाज्मा झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, जिसे जीव द्रव्य कुंचन कहा जाता है। अब जैसे कि ये सोचो, जैसे कि हम अभी ये पढ़ रहे थे, अति परासरण दाबी विलयन। अगर एक कोशिका है, जैसे कि हम करते हैं, ये एक कोशिका ली हमने और इसको हमने अति परासरण दाबी विलयन में रखा, बहुत ज़्यादा जहाँ पे क्या सांद्रता है, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ये डायग्राम आपको अच्छे से देखना होगा। देखो, इसको रखा तो धीरे धीरे क्या होगा, सारी जो कोशिका है वो पहले तो क्या होगी, कोशिका सिकुड़ेगी, एकदम सिकुड़ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, सिकुड़ कर कोशिका का जो केंद्रक है, जैसे कि यहाँ पे कोशिका है, यहाँ पे इसका केंद्रक है, और यहाँ पे क्या है, कोशिका द्रव्य। ये क्या है, कोशिका द्रव्य। तो पहले तो कोशिका द्रव्य में से पानी बाहर निकलेगा और कोशिका क्या होगी, एकदम सिकुड़ जाएगी। जब कोशिका एकदम संकुचित हो जाएगी तो उसे हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कुंचन। एक बार फिर पढ़ते हैं, कोशिका में परासरण द्वारा पानी की कमी होने से प्लाज्मा झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ भी संकुचित हो जाता है। अगर सोचो पानी बहुत ज्यादा बाहर निकल जाएगा तो जो उसके अंदर और भी आंतरिक पदार्थ हैं वो भी क्या हो जाएंगे, संकुचित हो जाएंगे। जब लिमिट में होता है तब तो हमने उससे क्या कहता है, अति परासरणी दाबी, लेकिन जब बहुत ज्यादा संकुचित हो जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कुंचन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बार पूछा जाता है, और इसका डायग्राम भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो आइए करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर बेटा। कोशिका झिल्ली का क्या महत्व है, मैंने अभी आपको बताया कोशिका झिल्ली का क्या महत्व है, कि ये इसको आकार देती है, जो पदार्थ आने जाने का डिसीजन लेते हैं भी, कौन सा पदार्थ अंदर जा सकता है, कौन सा पदार्थ अंदर नहीं जा सकता। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर हम। तो देखिए क्या होगा, कोशिका झिल्ली कोशिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली कोशिका का बाहरी आवरण बनाती है। पहले क्या कर रही है, आकार दे रही है, फिर बाहरी आवरण बना रही है। यह एक बाहरी परत के रूप में कार्य करती है, जिसमें से होकर आवश्यक पदार्थ कोशिका के बाहर और अंदर आ जा सकते हैं। इसीलिए इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। तो ये इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बेटा। मैं आपको समझा रही हूँ, आप एनसीईआरटी से लिया गया है ये पूरा चैप्टर, तो एनसीईआरटी पढ़ना और इसमें ऐड करने की कोशिश करिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, जीव द्रव्य कुंचन की चित्र सहित व्याख्या कीजिए। जीव द्रव्य कुंचन की चित्र सहित व्याख्या कीजिए। तो बेटा इसके अंदर पूरे का पूरा आप ये डायग्राम और ये लिख देंगे, ठीक है। ये सेकंड का आंसर हो जाएगा, तो मैंने अलग से नहीं लिखा है, आप इसमें से ही पूरा आंसर लिख दीजिएगा अपना। थर्ड क्या है, कोशिका का कौन सा भाग पारगम्य है। कोशिका का कौन सा भाग पारगम्य है, कोशिका का कोशिका झिल्ली वाला जो भाग है वो क्या होता है, पारगम्य होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, किशमिश और लाल रक्त कोशिकाओं को अल्प परासरणी दाबी विलयन में रखने पर उनमें क्या बदलाव होंगे। अगर किशमिश को और लाल रक्त कणिकाओं को अल्प परासरणी विलयन में रखा जाता है, किसको रखा जाता है, इस विलयन में, जिसकी क्या होती है, सांद्रता क्या है, ऐसे विलयन में कोशिका की अपेक्षा ज्यादा जल है। विलयन में क्या है, कोशिका की अपेक्षा ज्यादा जल है। जब अल्प परासरणी विलयन में रखेंगे तो क्या होगा, जल किशमिश और लाल रक्त कणिका के अंदर प्रवेश करेगा और वो क्या होंगी, फूल जाएंगी। तो आइए लिखते हैं इसका आंसर। देखिए क्या होगा, किशमिश और लाल रक्त कणिकाओं को अल्प परासरण दाबी विलयन में रखने पर वह फूल जाती है, क्योंकि अल्प परासरण दाब विलयन वह विलयन होता है जिसकी सांद्रता दिए गए पदार्थ किशमिश और लाल रक्त कणिकाओं से कम होती है। वहां पे क्या होगा, पानी, यहाँ पे लिख दीजिए पानी ज्यादा होता है, सांद्रता की जगह ये लिख दीजिएगा कि पानी दिए गए विलयन में, पानी दिए गए पदार्थ में किशमिश और लाल रक्त कणिकाओं से पानी ज्यादा होता है। सांद्रता को अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे तो पानी की तरह ज्यादा ही लिख दो। इनमें क्या होता है, पानी
ये देखो मैं दोबारा बताती हूँ, क्योंकि अल्परासरणी दाबी विलयन वह विलयन होता है जिसमें पानी दिए गए पदार्थ किशमिश और लाल रक्त कणिकाओं से पानी ज़्यादा होता है, जिससे कि जल किशमिश और लाल रक्त कणिकाओं में प्रवेश करता है और जल प्रवेश के कारण किशमिश और लाल रक्त कणिकाएं फूल जाती है। अगर सांद्रता लिखेंगे तो कम ही लिखिएगा, और अगर पानी लिखते हैं तो ज़्यादा लिखिएगा, ठीक है। अगर पानी ज़्यादा होगा तो सांद्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अपना क्वेश्चन कंप्लीट करके, अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।